रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम की ख़बरों से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज नाज़रीन 26 जनवरी है, दिन एतवार का और साल 2026। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी, उनसे जुड़ी खबर की डिटेल पे आने से पहले कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आप देखने वालों के सामने रखना नहायत ज़रूरी हैं। आप नाज़रीन जानते हैं कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान, जो कि अडयाला जेल में हैं, और उनके साथ मुलाकातों में तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं को और इमरान ख़ान साहब की फ़ैमिली को मुश्किलात का सामना है। अब मुलाकात में ये मुश्किलात क्यों आड़े आ रही हैं या मुलाकातों पर बंदिश क्यों लगी है, इस बहस में जाए बगैर जो आखिरी मुलाकात इमरान ख़ान साहब की बहन उज़्मा ख़ान की अडयाला जेल में बानी के साथ हुई, उस मुलाकात में एक पैगाम दिया गया तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को, बैरिस्टर गौर साहब को, सलमान अकमराजी साहब को, कि आपने स्टेट मूवमेंट का आगाज़ करना है और स्टेट मूवमेंट की जो ज़िम्मेदारी है वो सुहेल अफरीदी साहब के कंधों पे इमरान ख़ान साहब ने डाली। यानी अफरीदी साहब का नाम भी इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद प्रपोज़ किया कि स्टेट मूवमेंट को कोई और नहीं बल्कि सुहेल अफरीदी साहब चलाएंगे। और मुज़ाकरात के लिए इमरान ख़ान साहब ने अचकज़ई साहब का नाम दे दिया, राजा नासिर अब्बास साहब का नाम दे दिया कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी ने बातचीत करनी है तो महमूद ख़ान अचकज़ई से करे और राजा नासिर अब्बास साहब से करे। अब जो इस आखिरी मुलाकात के बाद आप नाज़रीन ये जानते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेट मूवमेंट के सिलसिले में सबसे पहले लाहौर का दौरा किया, 3 दिन वहाँ पे क़याम किया अपनी स्टेट मूवमेंट की। उसके बाद उन्होंने रुख किया कराची का। कराची हैदराबाद में 4 दिन का दौरा था सुहेल अफरीदी साहब का। और उसके बाद जो आखिरी स्टेट मूवमेंट अफरीदी साहब ने की है वो पेशावर से मर्दान, नौशहरा, इस तरह से वो कल निकले थे। अब इस स्टेट मूवमेंट में जो शहर शहर गए हैं, 2-3 शहरों में अफरीदी साहब गए हैं, कितने लोग निकले, कितने लोगों ने सुहेल अफरीदी साहब का इस्तकबाल किया, इस डिबेट में भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक तलख़ हकीकत आप नाज़रीन के सामने रखना ज़रूरी है कि जब सूबे का वज़ीर आला स्टेट मूवमेंट के सिलसिले में पेशावर से निकला, मुख्तलिफ़ शहरों में गया, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर स्नोफॉल की वजह से इमरजेंसी थी, लोग मुश्किलात में थे। एक तरफ लोग मुश्किलात में थे, दूसरी तरफ सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो स्टेट मूवमेंट चला रहा था। क्या चला रहा था? स्टेट मूवमेंट चला रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला की अपनी आवाम से मुतल्लिक जो संजीदगी, जो केयर है, जो गवर्नेंस है, वो किस लेवल पे है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने यह ऐलान किया है कि वो आइंदा जुमेरात को, यानी कल पीर है और उससे 3 दिन आगे, वो अडयाला जेल जाएंगे बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान से मुलाकात के सिलसिले में। अब 9 से 10 मरतबा पहले भी वो अडयाला जेल आ चुके हैं, लेकिन उनकी इमरान ख़ान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई और 8 फरवरी तक ये मुलाकात होते हुए नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन आप कंपैरिजन करें कि जो स्टेट मूवमेंट की 8 फरवरी की तारीख़ है, एक तरफ अपोजिशन अलायंस की डेडलाइन है यौम स्याह की, शटल डाउन की, कि हमने सब कुछ कारोबार ज़िंदगी हमने बंद कर देना है। दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ हैं जिसने 6, 7, 8 को बसंत का फेस्टिवल रखा हुआ है और जो इब्तदाई शेड्यूल पता नहीं टेंटेटिव है या हतमी शेड्यूल तहरीक-ए-इंसाफ़ का है कि अफरीदी साहब लाहौर में 8 फरवरी के यौम स्याह का जो भी प्रोग्राम होगा उसको लीड करेंगे। तो एक तरफ लाहौर के लोगों के लिए एक सियासी एक्टिविटी होगी, दूसरी तरफ लाहौर के अवाम के लिए, बल्कि पंजाब के अवाम के लिए मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला की तरफ से एक तफरीह की एक्टिविटी होगी। और वो एक दिन नहीं, 6, 7, 8 फरवरी को बसंत का ये इवेंट, ये फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे अवाम को फैसिलिटेट, अवाम को इंटरटेन, अवाम को तफरीह फराहम करने के लिए। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि किस सूबे के वज़ीर आला की तरजीह क्या है।
और मेरी तो ख्वाहिश यही है कि सूबे के जो वज़रा आला हैं उनमें जो कंपटीशन है वो गवर्नेंस पे होना चाहिए, डिलीवरी पे होना चाहिए, कारकर्दगी पे होना चाहिए। और अगर नाज़रीन ये रीत पड़ जाए, ये टेंडेंसी आ जाए, तो आप देखिएगा कि सूबों में जो अवाम हैं उनके लिए गवर्नेंस में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा, इतना बड़ा टर्न अराउंड आएगा कि हर वज़ीर आला फिर ये चाहेगा कि मैं उससे बेहतर डिलीवर करके दिखाऊंगा, या जो पीछे जिसको मैं छोड़ के वज़ीर आला बना हूँ उससे बेहतर डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो ये कल्चर डेवलप होना चाहिए, लेकिन ये कल्चर डेवलप हो नहीं रहा। यहाँ पे सियासत हो रही है। अब सोहेल अफरीदी साहब जिनकी तरफ से बयानिया बनाया गया कि वादी तीरा में जो लोगों की नकल मकानी हो रही है वे फ़ौज पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर की जा रही है। हम तो ये नकल मकानी नहीं चाहते थे, ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये लोगों को घरों से बेदखल करना चाहते हैं। तो हुकूमत की तरफ से इन तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात की जो कि सोशल मीडिया पे लगाए गए, सोशल मीडिया पे चलाए गए, सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, इन तमाम इल्ज़ामात के हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे बयान जारी करके इनकी तरदीद कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि वादी तीरा में जो लोगों की नकलो हरकत है, इसका इल्ज़ाम जो फ़ौज पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। ये फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं और इसका मकसद जो है, इसका मकसद सिर्फ सियासी फ़ायदा है। हुकूमत के स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंसर्जेंसी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं वो इंटेलिजेंस बेस होते हैं और उन ऑपरेशंस में जो मकामी आबादी होती है उनका ख्याल रखा जाता है कि वो उन ऑपरेशंस की लपेट में ना आएँ। और ये जो नकल मकानी या आवाम की तरफ से हिजरत की जा रही है, इससे मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत ने कहा कि ये जो मकामी आबादी है वो अपने इलाके में, अपने खित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं। ख़वारिज की उनके इलाकों में, उनके घरों के करीब जो मौजूदगी है उस पर इन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और इन तीरा की वादी के लोगों की नकल मकानी हिजरत पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब रुपए के फ़ंड मख्तस किए हैं। और ये नकल मकानी वादी तीरा बाग के जो लोग हैं वो रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं। ना वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन है, ना फ़ौज के कोई ऐसे अहकामात हैं। तो ये सूबाई हुकूमत के जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी तरफ से इस मामले को फ़ौज को बदनाम करने के लिए और सियासी फ़ायदे के लिए इसको गलत रंग जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा ब्रॉडली ये स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। अब इस स्टेटमेंट के बाद आप ये देखें कि अब सोहेल अफरीदी साहब का नया बयानिया क्या होगा कि वफाकी हुकूमत तो तरदीद कर रही है कि हमने वादी तीरा के लोगों को नकल मकानी हिजरत पे मजबूर नहीं किया। तो वफाकी हुकूमत ये इल्ज़ाम अपना सूबाई हुकूमत, केपी हुकूमत ये इल्ज़ाम कैसे लगा रही थी कि ये ऑर्डर वहाँ से किए जा रहे हैं, फ़ौज बदमाशी कर रही है, वफाकी हुकूमत बदमाशी कर रही है। तो एक और मुश्किल में जनाब पड़े हैं। अब आप देखें कि 8 फरवरी को तो ये यौम से आप शटर डाउन जो भी ये करते हैं किस हद तक कामयाब होता है। 9 फरवरी को इमरान खान साहब का केस भी लग गया है। इमरान खान साहब ने कोई बात हो रही थी झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात की, जो कि हुकूमत ने बयान दिया कि फ़ौज के अहकामात से वादी तीरा से लोगों को निकाला जा रहा है, ये झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तो इमरान खान साहब ने भी पनामा में एक इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ साहब पे कि मुझे ज़बान बंद रखने के लिए 10 अरब की पेशकश की गई, ऑफ़र की गई। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ केस फाइल किया था, सूट फाइल किया था। अब उस केस की समाअत हुई, उसमें इत्तफाक से जज साहब रुखसत पे थे, यलमाज गनी साहब। अब इस केस में जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं, अता तारिक साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं और अब मामला इससे आगे जाना है। और इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है जो इस केस में पेश होती है वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रही है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, जो मुझे 10 अरब की ऑफ़र की गई पनामा पे ज़ुबान बंद रखने की, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं। आज तक वो शवाहिद अदालत में इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम नहीं लेके आई है। तो 8 को इनका यौम सियाह शटर डाउन और 9 को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी डिस्कस कर लें, शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला। शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला है ना गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का,
अब इस गज़ा बोर्ड की जो तश्कील है, इसराइली एक अखबार के मुताबिक हमास ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील का खैर मकदम किया है। और इसराइली अखबार के मुताबिक हमास की तरफ से कहा गया है कि उनकी वाशिंगटन के साथ मफाहमत हुई है, वाशिंगटन के साथ हमास की मफाहमत हुई है और हमास की तरफ से ताकत जो है वो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी दे दी गई है और हमास खुद इस बात पे तैयार है कि हथियार डाल के वो अपनी तंजीम को सियासी जमात में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हमास गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का खैर मकदम कर रही। हमारे यहाँ पे लोग, अपोजिशन के लोग या दीगर सियासी जमातें, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को छोड़ के वो फिर क्यों मुखालफत कर रहे हैं जब हमास इस बोर्ड की तश्कील को मान रही है। ये तो ऐसी है कि बेगानी शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाना। और फिर जो पाकिस्तान ने शमूलियत अख्तियार की है, पाकिस्तान का फैसला गलत है या दुरुस्त है, यहाँ पे जो फैसले को कि हमें नहीं जाना चाहिए था बोर्ड ऑफ पीस में, उस फैसले को अपोजिशन की जमातें मुस्तरद कर रही हैं। इसराइल ने मुखालफत शुरू कर दी है। इसराइल ने पाकिस्तान की जो बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत है, इसराइल की तरफ से बयान आया है कि गज़ा में अमन के सिलसिले में, तामीर नौ के सिलसिले में पाकिस्तान को किसी किस्म का किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जब इसराइल की हुकूमत पाकिस्तान के बोर्ड में शमूलियत की मुखालफत कर रही है तो इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है या गलत है। मुखालफत कौन कर रहा है पाकिस्तान के इस फैसले की? या तो अपोजिशन जमातें कर रही हैं यहाँ पर, या फिर वो गज़ा का जो दुश्मन है वो मुखालफत कर रहा है, जिसने गज़ा पे जुल्म और बर्बद के पहाड़ तोड़े हैं, वो मुखालफत कर रहा है। तो मकसद क्या है? जो एक साफ चीज़ देखने की है, मकसद ये है कि गज़ा में अमन कायम हो, लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, गज़ा में तामीर नौ हो, खून रेजी को वहाँ से रोका जा सके, जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़े गए हैं वहाँ पे मुस्तकिल जंग बंदी हो सके। पाकिस्तान का दरियाना मौक़िफ़ जो फ़लस्तीन से मुतल्लिक है वो था, वो है और वो रहेगा, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। और ना ही फ़लस्तीन के मामले पर जो पाकिस्तान का स्टांस है उस पर पाकिस्तान की रियासत पे या पाकिस्तान की क़यादत पे किसी किस्म का दबाव डाला जा सकता है, या पाकिस्तान किसी किस्म का दबाव जो है उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी नाज़रीन, जो ईरान अमेरिका कशीदगी है उसमें कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका जो पेशकदमी करना चाह रहा है, अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो बहरे हिंद में पहुंच चुका है, जिसमें 6000 के करीब इजाफी फ़ौजी एहलकार मौजूद हैं, जंगी तैयारे हैं, और जो कतर की अल अदीद एयरबेस है वो मरकज़ निगाह बनी हुई है। और ख़दशात और ख़तरात ये आ रहे हैं कि 31 जनवरी से पहले अमेरिका की तरफ से ईरान को टारगेट या ईरान पे हमला किया जा सकता है। अब ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं ईरान पे, या जो जंग का ख़तरा नज़र आ रहा है, इन हालात में ईरान की हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला किया गया, ये हमला महदूद पैमाने पे हुआ या ये हमला ईरान पे वसी पैमाने पे किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जंग की कोई भी सूरत कोई भी नाम हो, ईरानियन गवर्नमेंट का यह कहना है कि इस जारियत को ईरान जंग तस्वर करेगा। और इसके साथ साथ ईरान ने यह भी जवाब दिया है, बल्कि रिएक्शन दिया है कि ऐसे किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा और बदतरीन सूरत हाल और बदतरीन हालात के लिए ईरान मुकम्मल तौर पे तैयार है और ईरान में मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। तो जंग के बादल मंडला रहे हैं, जंग का ख़तरा मौजूद है। पाकिस्तान ईरान के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता भी हुआ है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर सागदार साहब ने कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी रब्ता किया है। तो पाकिस्तान अपने तय सफारती कोशिशें करके इस मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान इसमें कामयाब हो और ये जंग का जो ख़तरा है, जो बादल मंडला रहे हैं, ये जंग का ख़तरा और मंडलाते जो बादल हैं ये छट जाएँ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।